नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी जो आई तो थी भारत में मसाले और कपड़ा बेचने, लेकिन अब वो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज कर रही थी। पर लंदन में बैठी सरकार के लिए ये कंपनी एक ऐसे राक्षस की तरह बन गई थी जो काबू से बाहर हो चुका था। तो आज हम उसी कानून की कहानी समझेंगे जिसने इस पर लगाम कसी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये वो पल था जब ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ कह दिया, बहुत हुआ, अब असली कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं, है ना? मतलब एक प्राइवेट कंपनी जंग लड़ रही है, संधियां कर रही है और करोड़ों लोगों पर हुकूमत चला रही है, वो भी बिना किसी सरकारी रोक-टोक के। ये तो एक बेहिसाब ताकत थी। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश सरकार ने आखिर इस बेलगाम ताकत को काबू में किया कैसे? इसका जवाब छिपा है पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आखिर इस एक्ट की नौबत आई ही क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था ना, वो एक बहुत बड़े संकट में बदल चुका था। हालात आप कह सकते हैं पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए थे। असल में ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले कोशिश नहीं की थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कंपनी पर कुछ नियम कानून लगाने के लिए, पर वो बहुत ही कमजोर साबित हुआ ये कि उसके नियम इतने वेग थे, इतने अनक्लियर थे कि कंपनी के भ्रष्टाचार को रोक पाना तो दूर की बात, मसला सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया। तो ये संकट था कैसा? चलिए थोड़ा इमेजिन करते हैं। कंपनी के जो अफसर थे वो रातों रात मालामाल हो रहे थे, अपनी पावर का जम के गलत इस्तेमाल कर रहे थे। पैसों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। और एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो पूरी तरह से चौपट हो चुका था। और मजे की बात देखिए, जो कंपनी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर राज कर रही थी, वो खुद कंगाली की हालत में पहुंच गई थी। करप्शन ने उसे पूरी तरह खोखला कर दिया था। अब इस पूरे केओस को, इस पूरी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए मैदान में उतरे ब्रिटेन के एक नौजवान और दमदार प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर। और वो कोई छोटा मोटा पैचवर्क नहीं करने वाले थे। वो एक ऐसा पावरफुल कानून लेकर आए जिसने पावर का पूरा गेम ही हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ था 1773 का नाकामयाब रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरी तरफ था 1858 का वो दौर जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर हुकूमत शुरू कर दी। तो इन दोनों के बीच का जो पुल था, वो यही एक्ट था। अगस्त 1784 में पास हुए इस कानून ने ही वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जिस पर अगले 70 सालों से भी ज्यादा तक भारत में ब्रिटिश राज टिका रहा। इस एक्ट के मकसद बिल्कुल साफ थे। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहला, कंपनी को सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में लाना। अब जब वो हो जाता तो दूसरा मकसद पूरा होता, यानी भारत में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जो अकाउंटेबल हो, जिसकी कोई जवाबदेही हो। और ये सब करने के लिए जो सबसे जरूरी कदम था, वो था तीसरा मकसद, कंपनी और सरकार के बीच पावर का बिल्कुल साफ साफ बंटवारा कर देना। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक्ट ने ये सब किया कैसे? तो इसका सबसे बड़ा हथियार, या कह लीजिए पहला टूल, था एक नई बहुत ही पावरफुल सरकारी बॉडी का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था क्या आखिर? देखिए, ये कोई मामूली कमेटी नहीं थी। ये 6 बहुत पावरफुल लोगों की एक बॉडी थी जिन्हें सीधा क्राउन अपॉइंट करता था। इसमें सरकार के टॉप मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और इनका काम भारत में कंपनी से जुड़ा हर बड़ा मामला, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो या फिर रेवेन्यू, सब पर आखिरी फैसला इसी बोर्ड का होता था। और यही था सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये बोर्ड सिर्फ सलाह देने के लिए नहीं बना था, ये हुक्म देता था। जो असली पावर थी, वो अब कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ से फिसलकर इस बोर्ड के पास आ चुकी थी। आप कह सकते हैं कि एक ही झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल आज़ादी खत्म हो गई। तो ये जो पावर का नया बैलेंस बना था, ये काम कैसे करता था? इसका जवाब हमें मिलता है एक्ट के सबसे स्मार्ट प्रोविजन में, और वो था एक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी दोहरी शासन प्रणाली। इस ड्यूअल सिस्टम को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो थी डे टू डे मैनेजमेंट टीम। रोजमर्रा का काम देखना, व्यापार संभालना, ये सब उनके जिम्मे था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो था असली मालिक, द न्यू बॉस, जिसके पास सारे बड़े फैसलों की फाइनल अथॉरिटी थी, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़े हों, मिलिट्री से या फिर पॉलिसी से। तो इस नए सिस्टम में पावर बैलेंस पूरी तरह से पलट चुका था। हाँ, कागजों पर तो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी था, लेकिन असल में उनकी हैसियत अब सिर्फ मैनेजर्स जैसी रह गई थी।
उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हर हुक्म मानना पड़ता था। बोर्ड चाहता तो उनके किसी भी फैसले को पलट सकता था, बदल सकता था। मतलब दी अल्टीमेट अथॉरिटी वो अब लंदन में बैठी सरकार के पास थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। आखिर क्यों ये कानून इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसे समझना भारत में ब्रिटिश इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है। तो अगर इस पूरे एक्ट के की टेकअवेज की बात करें, जो पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने वाले हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहली बात, ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के मामलों पर डायरेक्ट कंट्रोल किया। दूसरी बात, ये कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए किया गया, जिसके पास असली पॉलिटिकल पावर थी। तीसरी बात, इसने एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत की। और चौथी, इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सारी बड़ी कमियों को दूर कर दिया। तो शॉर्ट में कहें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने एक ट्रेडिंग कंपनी के राज को असल में खत्म कर दिया और भारत में एक फॉर्मल ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक दौर के खत्म होने और एक नए, ज्यादा पावरफुल ब्रिटिश राज के शुरू होने का सिग्नल था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पिट्स इंडिया एक्ट भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो नींव थी जिसके बिना शायद वो साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो पाता? सोचिएगा जरूर।